प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ने कैसे ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट को कम किया है। सो 2026 का ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक ने वो कम कर दिया है और अब कर दिया है 2.5%। सो दिस इज वीकेस्ट सिंस द कोविड पैंडमिक। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? ईरान वॉर इज द ट्रिगर। हायर एनर्जी प्राइसेस हो या फिर फर्टिलाइजर डिसरप्शन हो या फिर ग्लोबल अनसर्टिनिटी हो, ये सारी चीजें हैं इस डाउन ग्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो वर्स्ट के सिनारियो की भी एक रिस्क उन्होंने सामने रखी है कि अगर ये ईरान वॉर और ज्यादा स्पिल ओवर हो जाता है, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके के अटैक्स फिर से शुरू हो चुके हैं, अगर ये और ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो ग्लोबल ग्रोथ कुड क्रैश टू 1.3% ऑल्सो। सो ये ब्रॉड बेस्ड डाउनग्रेड है। सो मतलब 2/3 ऑफ द कंट्रीज का फोरकास्ट यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है। इमर्जिंग मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हिट हुए हैं। सो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 3.6% तक नीचे लाया गया है। दिस इज ऑल्सो लोएस्ट सिंस द पैंडमिक। इंडिया फिर भी थोड़ा सा रेजिलियंट नजर आ रहा है, बट डाउनग्रेड काफी बड़ा है। 7.7% से यह डाउनग्रेड 6.6% तक नीचे लाया गया है। चाइना भी यहां पे स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना का भी ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है टू 4.2%। यूरो जोन जो है वो भी यहां पे वीक नजर आ रहा है। इट्स ग्रोथ फोरकास्ट इज एक्सपेक्टेड एट जस्ट 0.8%। यूएस जो है वो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। सो 2.2% का ये नंबर है, विच इज मेजरली हेल्प बाय एनर्जी प्रोडक्शन एंड एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम देख रहे हैं $800 बिलियन का एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज सपोर्टिंग द जीडीपी ग्रोथ। वो कब तक कंटिन्यू होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑयल शॉक का इंपैक्ट अगर हम बात करते हैं, सो 2026 में जो एवरेज ऑयल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड $94 पर बैरल, विच इज 36% हायर कंपेयर टू 2025। और जैन में जो फोरकास्ट ये वर्ल्ड बैंक ने दिया था उसके कंपैरिजन में ये नंबर जो है वो 50% ऊपर है, यानी कि द फोरकास्ट वाज अराउंड $61-62 पर बैरल। सो इन्फ्लेशन रिस्क इसकी वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हायर ऑयल प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस, ये जो है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन को काफी स्टिकी बना सकते हैं। तो इसी वजह से सेंट्रल बैंकर्स को टाइटर इंटरेस्ट रेट्स रखने के लिए लॉन्गर पुश रह सकता है उनका। सो कोर मैसेज अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर फोरकास्ट से, तो वो है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो काफी ज्यादा वार्निंग दे रहा है आगे बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। जो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क थी वो अब डायरेक्ट ग्लोबल ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट रिस्क बन चुकी है। तो ये समझना यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों वो है यूएस का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन जो है। उसे मतलब जैसे अपने साइड में जो डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो उसी तरीके से यूएस में इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। तो ये जो पीपीआई है ये मंथ ऑन मंथ 1.1% से बढ़ा है मई महीने में, विच इज हायर देन एक्सपेक्टेशंस। ये अगर ईयरली जंप हम देखते हैं तो ये काफी बड़ी ईयरली जंप है। Producer prices rose by 6.5% year on year. This is the largest annual rise since November 2022। और इसके पीछे का मेन कल्प्रिट क्या है? वो है एनर्जी प्राइसेस। हायर एनर्जी प्राइसेस जो है उसकी वजह से ये नंबर काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। गुड्स प्राइसेस जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हो गए हैं। सो 80% ऑफ द गुड्स हैव गॉट इम्पैक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपीआई जो है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया है। गैसोलीन प्राइसेस का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉक यूएस में नजर आया है। होलसेल गैसोलीन प्राइसेस जंप्ड बाय 23% इन द मंथ ऑफ मई। सो ये सबसे बड़ा मेजर ड्राइवर है गुड्स इन्फ्लेशन का। गुड्स इन्फ्लेशन अगर हम मंथ ऑन मंथ की बात करते हैं, होलसेल गुड्स प्राइस रोज बाय 2.8% मंथ ऑन मंथ, जिसको मेजरली किसकी वजह से हुआ है? गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड नेचुरल गैस। सर्विसेज वाला जो सेक्टर है वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कम है, तो इट हैज इंक्रीज बाय हार्डली 0.3%। सो मेजर जो प्रॉब्लम है वो गुड्स रिलेटेड है, नॉट सर्विसेज रिलेटेड। सो
कोर WPI या कोर PPI अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफी ऊपर है। मंथ ऑन मंथ इट इज अप बाय 0.4% एंड ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 4.9%। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, दिस इज क्वाइट नेगेटिव फॉर इक्विटीज या बॉन्ड्स, बिकॉज हायर इनपुट कॉस्ट जो है वो मार्जिन को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन अगर एलिवेटेड रहेगा तो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो इसकी वजह से डिले हो सकती है। सो बॉटम लाइन अगर हमें यहाँ पे समझनी है तो यूएस इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है ये डिमांड लेड नहीं रहा। दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, एनर्जी शॉक, हॉर्मुज रिस्क। इट इज टर्निंग इनटू अ फ्रेश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वेव। तो ये समझना हमें यहाँ पे जरूरी है। इसीलिए ये इवेंट जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है ये प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है यहां से भी आगे। अब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं और इंडियन इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव चीजें अगर कुछ हो रही है तो उसको समझते हैं। तो एक इंडिया और यूएई के बीच में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है या हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस इनटू अ स्ट्रेटेजिक लिवरेज। सो इंडिया की जो ऑयल की वल्नरेबिलिटी है वो एक जियो मतलब उसके वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट ये एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज क्रिएट हो सकता है अगर यूएई के साथ एनर्जिटाइज और ज्यादा डीपर यहाँ पे हो जाते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? तो यहां पे मेजर फोकस है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इंडिया एंड यूएई दे बोथ आर वर्किंग ऑन, यूएई और एडनॉक, ये जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है इसके इससे लिंक्ड एक स्टोरेज रिजर्व स्टोरेज यहाँ पे सिस्टम बनाई जा रही है। और इंडिया के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिलियन बैरल स्टोर किए जाएंगे। सो व्हाई दिस मैटर्स? बिकॉज इंडिया 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल की नीड जो है वो इंपोर्ट करता है। तो ये जो वेस्ट एशिया में जो डिसरप्शन हुआ है इसकी वजह से इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपी, फ्यूल सप्लाई, सिक्योरिटी, ये सारे के सारे इंपैक्ट हो गए। सो फुजेरा ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर हो सकता है, ये जो लोकेशन है। तो अगर फुजेरा में स्टोरेज होगा तो डेफिनेटली ये होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज के आउटसाइड रहेगा। सो इट विल रिड्यूस इंडियाज एक्सपोजर टू होर्मुज ब्लॉकेड एंड शिपिंग डिसरप्शन रिस्क। सो यहाँ जो ऐसा पहले माना जाता था कि होर्मुज एक बहुत बड़ी रिस्क साबित हो सकती है, जो ऑलरेडी रियल बन चुकी है। एंड दैट्स वाई ये एडनॉक के साथ जो पार्टनरशिप है ये हमारी सप्लाई रिलायबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है। सो यहाँ जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इंडिया लिंक्ड स्टोरेज में, और इसके वजह से इंडिया को क्विकर एक्सेस मिल सकता है टू इमरजेंसी क्रूड ड्यूरिंग ग्लोबल सप्लाई शॉक्स। और ये सिर्फ क्रूड के रिलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट क्रूड, गैस सिक्योरिटी भी यहां से हो सकती है। सो इंडिया एंड यूएई आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अ स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व फ्रेमवर्क। तो उसके ऊपर भी बात चल रही है। अगर ये भी हो जाता है तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ रियल कंफर्ट फॉर इंडिया। सो नियर टर्म सप्लाई कंफर्ट तो डेफिनेटली उसकी वजह से यहां से आ सकता है। इंडियन रिफाइनर्स आर रिपोर्टेडली हैव इनफ क्रूड एंड एलपीजी सप्लाईज कवर्ड टिल अगस्त 2026, बट पता नहीं अभी ये वॉर फिर से अगर एग्रीवेट हो जाता है तो देयर देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। सो मार्केट टेक अवे इसमें से यही है कि इट इज पॉजिटिव फॉर इंडियाज मैक्रो स्टेबिलिटी। ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है और रिफाइनर्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बट इसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स है वो डिपेंड करेंगे कि हाउ फास्ट दिस स्टोरेज कैपेसिटी एंड गैस रिजर्व्स आर बिल्ट। सो बॉटम लाइन तो यहाँ पे यही है कि इंडिया इज जस्ट नॉट बाइंग ऑयल एनी मोर, इट इज बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूजिंग यूएई, एडनॉक एंड फुजेरा टू रिड्यूस दी हॉर्मुज रिस्क एंड जियोपॉलिटिकल लिवरेज। इसकी वजह से अपना यहां पे बढ़ सकता है। सो लेट्स सी ये कितनी फास्ट होता है, उसका क्या बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कितनी फास्ट होता है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज तो समझ में आ रही है कि नेक्स्ट 5-10 years वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, और उसमें ये एक डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है कि आरबीआई ने जो अभी स्टेप्स लिए हैं तो उसकी वजह से कैसे 60 to 70 बिलियन डॉलर का फॉरेन कैपिटल इंडिया की तरफ आ सकता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो मेजर्स अभी लिए हैं उसकी वजह से ये काफी पॉजिटिव फॉरेन कैपिटल ला सकते हैं। सो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस तरीके से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था मेजरली, मतलब जो आउटफ्लोज हम देख रहे थे डॉलर्स के, तो वहां पे रुपी को सपोर्ट करने के लिए, फॉरेन करेंसी के इनफ्लोज बढ़ाने के लिए
और जो जिस तरीके का एक एक्सटर्नल प्रेशर इंडिया पे बन चुका है, ऑयल या फिर वॉर रिस्क या फिर डॉलर डिमांड, इसकी वजह से, तो यहाँ पे दो बड़े चैनल डेवलप हुए हैं। एक है एफसीएनआर डिपॉजिट। सो आरबीआई का फॉरेक्स स्वैप सपोर्ट फॉर एफसीएनआर डिपॉजिट्स जो है वो काफी ज्यादा फंड्स अट्रैक्ट कर सकता है। मेजरली बैंक्स यहाँ पे एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स मोबिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा चैनल जो है की इनफ्लो चैनल, वो है ईसीबीज, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ब्रिंग इन एडिशनल डॉलर इनफ्लोस। तो ये दो चीजें जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 बिलियन डॉलर का फ्लो यहाँ पे ला सकती है, ऐसा इंडिया रेटिंग्स का एक रिपोर्ट आया है उसमें। तो इसकी वजह से जो रुपी को एक सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सपोर्ट यहां से मिल सकता है। सो बॉन्ड मार्केट पे जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी विजिबल हमें नजर आ रहा है कि आरबीआई के जो स्टेप्स लिए गए उसमें से ऑलरेडी डेट फंड रेजिंग रश देख रहे हैं। इंडियन कंपनीज हैव रेज्ड ऑलमोस्ट 3.24 बिलियन डॉलर्स इन बॉन्ड्स दिस वीक। सो इसके और बोरोइंग के कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे ईज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 से 45 बेसिस पॉइंट से कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट हैव गॉन डाउन। ये फुल्ली एक्सेसिबल रूट फार जो है वो एक्सपांशन के वजह से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे माना जा रहा है, जिसमें 15 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अगर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टर्स। तो दैट इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव थिंग। बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आए। एसबीआई की रिपोर्ट आई है ऑन आरबीआई मेजर्स, वो बोल रहे हैं अराउंड 55 to 65 बिलियन डॉलर्स के इन्फ्लोज FY27 में आ सकते हैं। और इंडिया रेटिंग्स ने 60 to 70 बिलियन डॉलर का ये नंबर यहाँ पे रखा है। सो इसमें से मार्केट टेक अवे क्या हो सकता है? सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द रूपी। बॉन्ड यील्ड्स भी इसकी वजह से नीचे आ सकते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, कंपनीज रेजिंग डेट, इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बट द बेनिफिट कैन ऑफसेट इफ क्रूड ऑयल की जो स्पाइक्स है अगर फिर से शार्पली ऊपर चला जाता है इस क्रूड ऑयल, तो देन ये बेनिफिट्स नलीफाई हो सकते हैं। सो बॉटम लाइन तो यही है कि आरबीआई जो है वो बहुत सारे कैपिटल इन्फो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एफसीएनआर हो या ईसीबीज हो या बॉन्ड मार्केट एक्सेस हो, ये मेजरली हो रहा है टू डिफेंड द रुपी, जो और विदाउट रिलाइंग ऑन दी फॉरेक्स रिजर्व्स। नहीं तो सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर सेल्स कर करके अगर हम रिजर्व्स नीचे लेके जाते रहेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल अट्रैक्ट करना होगा। सो देन आई थिंक फिर इन अ वे वो रिजर्व्स हमारे पास आके थोड़े से बैठ सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें रिलायंस, वेदांता और अडानी के बारे में बात करेंगे। तो रिलायंस, वेदांता एंड अडानी, ये तीनों कंपनीज रेयर अर्थ की रेस में आ चुके हैं। सो 10 कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इन आंध्र प्रदेश, जिसमें ये तीन कंपनीज भी है। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो चाइना पे, जो चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो डिपेंडेंस है हमारा, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। सो ये इसीलिए रेयर अर्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और चाइना के पास मतलब ग्लोबल रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग है, मैग्नेट सप्लाई है, और वो कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे 4 स्टेट्स जो है वहाँ पे फोकस किया है। तो उसमें आंध्र प्रदेश इज अ फोकस स्टेट। सो अराउंड 211 मिलियन मेट्रिक टन्स का बीच सैंड मिनरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग रेयर अर्थ है आंध्र प्रदेश के पास। एंड दैट्स व्हाई नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो वांट्स, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। सो रिसोर्सेस तो है बट वी लैक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। सो 482.6 मिलियन टन्स का रेयर अर्थ और रिसोर्सेस है, बट वी डू नॉट हैव enough industrial capacity to refine them and refine them to high purity levels। तो उसी का ये पुश यहाँ पे होता हुआ हम नजर आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश में एक जो पॉलिसी भी ड्राफ्ट हुई है, सो दे वांट टू अट्रैक्ट ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, $5.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम इन्वेस्टमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो बिग टिकट इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्लान हो चुके हैं। सो लेट्स सी, अगर ये इस तरीके के तीन कंपनीज अगर यहाँ पे आते हैं तो इट इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव फॉर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम। ईवी सप्लाई चेन के लिए भी काफी बढ़िया होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बढ़िया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन के लिए भी ये सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है। बट की रिस्क क्या है?
दिस इज अ लॉन्ग जेस्टेशन अपॉर्चुनिटी। सो माइनिंग एक एक पार्ट हो गया, बट इंडिया मस्ट बिल्ड सेपरेशन, रिफाइनिंग, मैग्नेट मेकिंग एंड स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ट्रूली चाइना पे जो डिपेंडेंस है वो अगर हमें कम करना है तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें डेवलप करनी होगी। सो बॉटम लाइन तो यही है कि हमारे पास रॉ मटेरियल बेस है, प्राइवेट सेक्टर का अब इंटरेस्ट भी आ चुका है, पॉलिसी पुश भी यहाँ पे हो रहा है, बट द रियल चैलेंज इज बिल्डिंग द मिसिंग मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जहां पे ये तीन कंपनीज डेफिनेटली कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू अगर वो सीरियस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है वो FY26 के स्ट्रेस के बाद Q4 FY26 में रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ बेटर कलेक्शंस, लोअर क्रेडिट कॉस्ट एंड हेल्दी डिसबर्समेंट ग्रोथ। तो छह की पॉजिटिव्स है अगर Q4 FY26 के हम देखते हैं तो। एक तो शार्प एसेट क्वालिटी रिकवरी यहां पे हुई है, हेल्दी डिसबर्समेंट्स एंड AUM ग्रोथ हम देख पा रहे हैं, रेंज बाउंड स्प्रेड्स एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हम देख पा रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, रैपिड ब्रांच एक्सपांशन हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट कॉस्ट भी यहाँ पे लोअर होती हुई नजर आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। डिसबर्समेंट्स काफी शार्पली रिबाउंड हुए हैं अक्रॉस 10 लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। लोन डिसबर्समेंट जो है ईयर ऑन ईयर 19.5% से बढ़े एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% से बढ़े इन Q4 FY26। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंशियर्स जो है उन्होंने यहां पे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, they grew by 21% compared to large housing finance companies जो 9.2% से ग्रो हुई है, और मिड टिकट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ग्रो बाय 11.6%। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट काफी अच्छा नजर आया है, कलेक्शन भी काफी हेल्दी यहां पे नजर आए हैं। जो H1 FY26 में स्ट्रेस था, जहां पे यूएस टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस हुए थे जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, श्रिम्प एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स में, ऑब्वियसली वहां के वर्कफोर्स ने जो लोन्स वगैरह लिए होंगे वो इंपैक्ट हो गए थे, बट सेकंड हाफ में ये चीजें काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती नजर आ रही है। FY26 का आउटलुक भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। 20% प्लस का AUM ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स वुड बी 15% प्लस। सो मार्केट के लिए टेक अवे यही है। सो आफ्टर टेकिंग अ डी रेटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। सो बॉटम लाइन ये है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैव मूव फ्रॉम FY26 स्ट्रेस टू Q4 रिकवरी, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है इस ग्रोथ को लीड कर रहा है, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी काफी अच्छी तरीके से स्मार्टली यहां पे हो रही है। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों ऑटो सेक्टर के बारे में है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो एक बहुत बड़ा शेयर ले रहे हैं। ऑटो कंपनीज जो कैपेक्स करने वाले 60,000 करोड़ का जो कैपेक्स होने वाला है नेक्स्ट 2 सालों में, उसमें से 24,000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स सिर्फ ईवी में हो रहा है FY27 एंड FY28 में, ईवी सेगमेंट में। मतलब 40% ऑफ द ग्रोथ कैपिटल या कैपेक्स जो है वो ईवी की तरफ जा रहा है। मतलब पहले कैसा था कि भाई मैं इसमें इस रेस में रहना चाहता हूं, बट मैं कितना एग्रेसिवली रहूंगा या फिर यही एक मेन सिस्टम हो सकती है क्या, ऐसा लग नहीं रहा था। बट ये काफी एग्रेसिवली अभी हो रहा है, और गवर्नमेंट भी अभी जिस तरीके से ये हॉर्मूज का प्रॉब्लम हुआ है उसमें अब ईवी पे फोकस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ ये ईवी इकोसिस्टम जो है वो एक मतलब एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ये जो OEMs है इसमें। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव साइन। सो अब ईवी सिर्फ मतलब फॉर द सेक ऑफ नहीं, स्पेसिफिकली फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में तो हमने काफी अच्छा पेनिट्रेशन देखा है, बट फोर व्हीलर में भी एक काफी डबल डिजिट मार्केट शेयर की तरफ एग्रेसिवली ये जाता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो नेक्स्ट न्यूज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में दोस्तों। 13,223 एम्प्लॉइज ऐड हुए FY26 में। 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये एम्प्लॉइज यहां पे ऐड किए। टोटल वर्कफोर्स जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो अब 6.28 लाख हो चुका है। सो दिस शोज दैट कि यहां जो फोकस है वो काफी एग्रेसिवली, मतलब सिग्नल तो वही आ रहा है कि PSU बैंक्स आर नॉट रिप्लेसिंग पीपल विथ डिजिटल चैनल्स कंप्लीटली। तो यहां जैसे बैंक्स का एक्सपांशन, ब्रांचेस का एक्सपांशन हो या फिर कस्टमर सर्विस हो या ब्रांच ऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करना हो, सपोर्टिंग क्रेडिट ग्रोथ हो, या फिर जो रिकवरीज एंड इसके लोन रिकवरीज वगैरह इसकी बात अगर हम करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना डेफिनेटली दिस इज वर्किंग आउट रियली वेल। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ना, इट शोज दैट कि जो बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी का, दैट इज द बैंकिंग सेक्टर, वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ हम
देख रहे हैं दोस्तों। सो दैट इज अ रियली वेरी पॉजिटिव साइड। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। investor.in को विजिट कीजिए एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिए। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो भी हमने लॉन्च किया है, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।